दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये घटना चक्र की जीएस दृष्टि की जो है इकोलॉजी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला जो जो बुक है, ठीक है, वो उसका ये वीडियो सीरीज़ है। तो दो वीडियो मैंने पहले भी डाल दिया है इसमें, तो आप उसको आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है, वो चीज़ें देख लेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा, फिर उसके बाद ही इसको देखिए आगे, ठीक है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम से। जो भी मैं वीडियोस डालूं या जो भी जानकारी एग्ज़ाम से रिलेटेड दूं आपको आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले। आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, चैनल पर वो वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इकोलॉजी संबंधित जो भी जानकारी है शुरू करते हैं यहीं से। देखिए इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा है इकोलॉजी। लॉजी जिसमें लगा होता है वो दैट मीन्स होता है कि अध्ययन, ठीक है। लॉजी जहाँ भी लगा होगा उसका मतलब होता है अध्ययन। तो किसका? इको यानी इन्वायरमेंट का, ठीक है। तो जीव समुदाय तथा उसके वातावरण के मध्य जो भी उसके पारस्परिक संबंध हैं उसका जो अध्ययन किया जाता है वो इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसकी जो शुरुआत है वो किसने इसको बताया था, किसने किया था, वो सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। देखिए इसमें अर्नेस्ट हैकल ने इसको बताया था। पारिस्थितिकी शब्द का ये सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था ओकियोलॉगी के नाम से, ठीक है। ओकियोज मतलब घर, आवास, और लोगोस मतलब अध्ययन, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ठीक। यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया दोनों का मिला जुला अध्ययन है ये, कि उसकी संरचना और उसकी प्रक्रिया दोनों का ये मिला जुला संरचना है इसकी, ठीक है। तो उसी के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके घटक कौन कौन से हैं इस तंत्र के, पारिस्थितिकी तंत्र के? इको सिस्टम, इकोलॉजी अलग चीज़ हो गई, वो अध्ययन हो गया। अब इसके जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोलॉजी सिस्टम है, इको सिस्टम जो है उसके तंत्र, उसके घटक क्या क्या हैं? तो घटक देखिए इसमें वही भौतिक, ठीक है, जैविक और अजैविक और जैविक, ठीक है। उसमें जैविक में जैसे ये उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक हो गए तीन, ठीक है। ये पीछे भी मैंने बता रखा है। और अजैविक घटक में ये भौतिक और अकार्बनिक और कार्बनिक। तो कार्बनिक में, भौतिक में देखिए वही जल, तापमान, आर्द्रता, वायु, स्थलाकृत, वायुमंडलीय दाब, ये सब भौतिक में आ गए। अकार्बनिक पदार्थों में आ गया जल, मृदा, वायुमंडलीय गैसें, नाइट्रोजन इत्यादि, ये खनिज वगैरह जो भी हैं, चट्टानें, तत्व, ये सब जितने भी हैं वो सब अकार्बनिक में आ जाएंगे। और कार्बनिक घटक में कौन से आ जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है, ह्यूमस, यूरिया, ये सब कार्बनिक तत्व में आ जाएंगे। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। पहले अजैविक, जैविक में दो भागों में, फिर अजैविक में तीन भाग, भौतिक, अकार्बनिक, कार्बनिक, ठीक। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित की, कहाँ से कैसे क्या आया? तो एजी टांसले महोदय, इन्होंने ही 1935 में दिया था इसको, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। भौतिक तंत्रों की एक विशेष प्रकार है ये। इसमें देखिए रचना इसकी जैविक अजैविक घटकों से, दोनों जो ऊपर बता दिया वही चीज़ है इसमें भी। परिवर्तन आकार के अनुसार, विशेष क्या है कि ये खुला तंत्र होता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ये इसमें सही और गलत में पूछता है वो, कि ये खुला तंत्र होता है कि बंद होता है। तो ये खुला तंत्र होता है, ठीक है। आकार में विभिन्नता पाई जाती है, तो याद रखिएगा इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं सेंटेंस बना के। पारिस्थितिकी देखिए इसमें दिया हुआ है व्यापक आयाम, मानव समाज और भौतिक पर्यावरण, इससे सब ये अंतर संबंध है। इधर जंतु, वनस्पति, जलवायु, जैसा कि ऊपर ही हमने बता दिया आपको कि उसकी प्रकृति की जो संरचना है और उसकी कार्य प्रकृति, वो दोनों मिलाकर, मिला जुला करके ये अध्ययन इसका किया जाता है, ठीक है। जो यहाँ पे बताया गया है ये देखिए, संरचना और उसकी प्रक्रिया दोनों को मिलाई जाती है, तो उसी का अध्ययन इसमें बताया जा रहा है कि वही चीज़ें हैं इसमें, उसके व्यापक आयाम बताए गए हैं कि एक तरफ जंतु, वनस्पति, जलवायु है, एक तरफ मानव है, समाज है, उसका पर्यावरण है, उसी के क्रियाविधि का ये अध्ययन है, ठीक है। पारिस्थितिकी बहुत छोटे रूप में नहीं है, बहुत बड़ा रूप है इसका, तो वही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है, ठीक है। दोनों दोनों चीज़ें बताई गई हैं। पारिस्थितिकी तंत्र ये प्रकृति की जो है क्रियात्मक इकाई, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि प्रकृति की जो है वो कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो इकोसिस्टम, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखेंगे इकोसिस्टम। चलिए विचारधारा ये किसने क्या क्या दिया है इसमें? जैसे कार्ल मोबियस ने दिया है इसको, बायोसिन सिनोसिस करके दिया है, और फोर्ब्स ने दिया है माइक्रोकॉम्स, ठीक। पृथ्वी विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ये कई बार प्रश्न बना है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी जो है, तो
अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी क्या है, तो ऐसे उसमें ऑप्शन में अगर रहेगा विशाल पारिस्थितिकी तंत्र, तो आप उस पे लगाएंगे। ठीक है, ये एक इकोसिस्टम है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसमें। देखिए इसमें आगे बताया गया है पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या होता है इसमें। देखिए तो इसमें पहले बताया गया है ये व्यवस्था सेवाएं जो प्रोविजनिंग सर्विसेज होती हैं। ठीक है, नियंत्रण सेवाएं होती हैं, रेगुलेटिंग अपने आप, समर्थन सेवाएं भी होती हैं, सांस्कृतिक होती हैं। ठीक, और संरक्षण सेवाएं भी हैं, प्रिजर्विंग सेवाएं भी हैं। तो वो सब चीज़ें इसमें सारी चीज़ें आती हैं इसमें, याद रखिएगा इसमें। ठीक है, पोषण चक्रण, ये से समर्थन में पोषण चक्रण, ये फसल परागण, ये सब आता है समर्थन में। और नियंत्रण में ये जलवायु और रोग का नियंत्रण। ठीक है, और प्रोविजनिंग में जो खाद्यान्न और जल का उत्पादन, ये सब चीज़ें हो गई। और संरक्षण सेवाओं में क्या है कि भाई विविधता का आप संरक्षण करेंगे। ठीक, तो उस चीज़ को बताया गया है यहाँ पे। महत्वपूर्ण तत्व देख लीजिए, पहले यहाँ देख लीजिए जैवमंडल क्या है। जैवमंडल जो है मिट्टी, जल, वायु और सेल, इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो ऊपरी परत है पृथ्वी के चारों ओर आवरण मंडल के रूप में वो व्याप्त है, उसी को जैवमंडल कहते हैं। ठीक, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसमें। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं महत्वपूर्ण है, ये इनको याद रखिएगा आप, वो लिखा ही है उसमें। किसी प्रजाति विशेष के पौधे या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने का स्थान क्या कहलाता है, आवास कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास। ये 10% वाला नियम है जो लिंडमैन ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये भी प्रश्न पूछा गया है, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि ऊर्जा का जो ये होता है ह्रास जो होता है, वो जैसे एक स्तर से दूसरे स्तर में जब जाती है ऊर्जा, तो 90% तो पहले ही जहाँ से जा रही है वहीं पे खर्च हो जाएगी, केवल 10% ही ऊपरी स्तर में जाएगी। ठीक है, जो नेक्स्ट लेवल होगा उसमें सिर्फ पोषण स्तर में सिर्फ 10% ही जाएगी वो। ठीक है, फिर उस 10% का 90% खर्च हो जाएगा, और फिर जो बचेगा 10 वो नेक्स्ट में जाएगा। तो ऐसे करके वो चीज़ बताया गया है यहाँ पे। प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं कौन, स्वपोषित पौधे होते हैं। देखा होगा आपने, जो घास फूस ये सब होते हैं, ये सब स्वपोषित हैं। ठीक है, वन, तालाब तथा झील, ये क्या है, ये नेचुरल इकोसिस्टम है, ये प्राकृतिक पारितंत्र है। मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, धान का खेत हो गया, या कहीं पे कुछ गेहूं का खेत हो गया, या कुछ भी लगाया गया है जो मनुष्य द्वारा लगाया गया है, बनाया गया है, वो सब मानव निर्मित है। समुद्री जल में सर्वाधिक क्या व्याप्त है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl ही सबसे ज़्यादा समुद्र में पाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा इसको, ये भी प्रश्न पूछा गया है। देखिए ये पूरा बताया गया है इसमें फ्लो चार्ट में। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो आपको देखने में आसानी होगी। पूरा इकोसिस्टम का बताया गया है, यहाँ से शुरू हुआ है ये प्राकृतिक और कृत्रिम मानव। तो प्राकृतिक में क्या भाई, स्थल और जलीय दो चीज़ें हो गई। ठीक है, स्थल में क्या है, जैसे वन हो गया, घास स्थल हो गया, मरुस्थल हो गया, ये तीन चीज़ आ गया स्थलीय में। जलीय में क्या, एक तो अलवणीय और एक लवणीय। अलवणीय मतलब जो झील झरने और ये सब हो गए, तालाब। ठीक है, और लवणीय में जो समुद्र हो गए या जो सॉल्ट लेक्स हैं वो हो गई, ज्वार नदमुख हो गए, ये तीन चीज़ें हो गई। इधर देखिए मानव या मानवीकृत या कृत्रिम में देख लीजिए, इसमें क्या है, खेत खलिहान हो गए, जल जीवशाला हो गई, जो एक्वेरियम वगैरह होती हैं वो सब हो गई। ठीक है, अंतरिक्ष यान हो गए, तो ये सब क्या है, मानवीकृत जो है इकोसिस्टम है ये। ठीक है, याद रखिएगा इनको, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है इस पर, ये सब प्रश्न ही हैं एक तरीके से। देखिए तो समुद्री जल में क्या बताया गया है इसमें। देखिए समुद्री जल में पृथ्वी के जलमंडल का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है कौन सा, समुद्र। सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया है। और 97% जो पृथ्वी पर जल विद्यमान है जलमंडल में ही है। ठीक है, 97% पृथ्वी का, क्योंकि देखिए जितना है बस बहुत थोड़े भाग में ये खाली स्थल है, अदरवाइज सब जल ही जल है। ठीक है, इसीलिए ये पृथ्वी नीला ग्रह दिखाई देता है ऊपर से, क्योंकि जल ही है। ठीक, सर्वाधिक व्याप्त लवण कौन सा है, सोडियम क्लोराइड समुद्र में, बता दिया गया ये आपको पहले ही। देखिए पारिस्थितिकी असंतुलन, भाई असंतुलन क्यों हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा संसाधनों का, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन हो रहा है। दोहन हो रहा है तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है, उससे क्या हो रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है। कोई भी चीज़ हो रही है तो वो कुछ रीजन से, जो भी देखिए इतनी गर्मी पड़ रही है, चरम गर्मी पड़ती है, फिर बारिश हो रही तो चरम बारिश हो रही है, उसमें बाढ़ आ जा रही है। तो ये सब चीज़ें क्या है, सब ये जलवायु परिवर्तन के
कारण। और जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है उसके पीछे भी कारण है। तो उसके पीछे यही है कि भाई पारिस्थितिकी संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है। तो उसमें देखिए उसके मूल कारण वगैरह बताया गया है, जैसे वनोन्मूलन, लोग पेड़ लगा नहीं रहे हैं और पेड़ की छाया चाहिए सबको, ठीक है। कुछ भी होगा, पेड़ लगाना नहीं है लेकिन पेड़ को काट के उसी से अपना जीवन यापन करना है। मरुस्थलीकरण हो रहा है, ठीक है। ये प्रमुख कारण ये है। और गौड़ कारण क्या है? गौड़ कारण में देखिए, अब मरुस्थलीकरण ये वर्षा की परिवर्तनीयता, अकाल, बाढ़, ये सब सेकेंडरी हैं, ठीक है। प्राइमरी यही है, ठीक है, वनों का उन्मूलन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। जीवन में एक बार मैं अवश्य कहना चाहूँगा, मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि आप कम से कम अपने आपका जब जिस दिन जन्म दिवस हो उस दिन आप प्रण कीजिए कि एक पौधा, एक वृक्ष जरूर लगाएंगे। नीम का, पीपल का, बरगद का, किसी भी उस वृक्ष, कोई भी एक वृक्ष जरूर लगाइए आप। ये नियम बना लीजिए, आप कुछ करिए चाहे ना करिए, लेकिन ये नियम बना लीजिए, ये बहुत काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। विविध में देख लीजिए क्या बताया गया है मिसलेनियस में। टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं क्या दी गई हैं? देखिए, पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं दी गई हैं, जैविक कि क्या क्या कर सकते हैं हम टिकाऊ उसके लिए ना, टिकाऊपन के लिए क्या कर सकते हैं जो सतत विकास के लिए। तो इसमें जैविक अधिवास से संबंधित, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित, पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, वर्तमान पर्यावरण की। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसको देख लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट लेकर के। यहाँ आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अपकर्षण देख लीजिए, किस वजह से, कैसे होता है? प्राकृतिक आवास का विनाश होता है, ठीक है, जैव विविधता की हानि होती है और प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण होता है। तो इन सब चीज़ों से मिल करके पर्यावरण को बहुत ही मतलब अपूर्णनीय क्षति हो रही है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इकोसिस्टम में या अपने इस पे क्या है? जल चक्र है, ठीक है। जल चक्र का उसमें महत्वपूर्ण सौर विकिरण की वजह से होता है, जो वाष्पीकरण होता है, जल का वाष्पीकरण होता है, उसी से जल चक्र का चलता है। फिर जब भाप बन के ऊपर जाता है पानी, ऊपर संघनित होता है, संघनित होकर बादल बनता है, बादल बनने के बाद फिर जब ठंडा होता है तो फिर वो बारिश बन के फिर से नीचे आता है ज़मीन पर, और फिर वही चक्र जो है चलता रहता है, ये फिर से वाष्पित होता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर एक खाद्य श्रृंखला दर्शाया गया है, इसमें देख लीजिए। वृक्ष एवं घास स्थल के पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला का क्रम दिखाया गया है इसमें। देखिए इसमें कैसे कैसे दिखाया गया है। पेड़, घास फूस से टिड्डा, टिड्डा से फिर ये चिड़िया खाए, चिड़िया को इसने खाया, इसको ये नेवला या जो भी है जीव, उसके ऊपर फिर ये गिद्ध है, ठीक है। तो ये गिद्ध हो गया। फिर इधर देखिए, जैसे इधर भी चलेगा, एक हिरण ने खाया, हिरण को शेर ने खाया, तो इस तरीके से चलता है ऐसे। गेंडा, गेंडा खाता है, फिर इधर से ये पेड़ 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 पौधे हैं उनको भी गेंडा खाता है, इनको जो है ये शेर खाता है। तो इस तरीके से दिखाया गया है, इसमें पूरी श्रृंखला दर्शाई गई है, ठीक, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं, खाद्य श्रृंखला क्या है? बेसिकली खाद्य श्रृंखला है क्या, तो वो देख लीजिए। देखिए, ऐसे पदार्थ जिनके सेवन करने से जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है। फूड, एक फूड के बारे में बताया गया है कि क्या है। तो भाई फूड हम ऊर्जा के लिए ही लेते हैं, सामान्य सी बात है। अगर हमें भूख लगती है, थकान लगती है, तो हम क्या ग्लूकॉन डी पीते हैं। तो ग्लूकॉन डी क्या है? वो ऊर्जा का एक स्रोत है, ठीक है। उसमें ग्लूकोज होता है, वो आप पीते हैं पानी में डाल के, या उसको ऐसे ही खा लेते हैं तो भी आपको एनर्जी मिल जाती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, ठीक। तो वो इसीलिए जो है ये खाद्य, फूड की जो परिभाषा दी गई है इसीलिए दी गई है इसे। और वनस्पतियाँ जितनी भी होती हैं वो सब लगभग सारे ही स्वपोषी होते हैं, ठीक है। खाद्य के लिए अन्य जीवों पर निर्भर जंतु जो है वो सब इन्हीं पर निर्भर होते हैं, ठीक है। तो दिखाया गया है वही चीज़ इसमें। अब इसमें देखिए, घास वाला जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका आहार श्रृंखला में पहले घास, फिर टिड्डा, टिड्डे को कौन खाता है? मेढक, मेढक को कौन खाता है? सर्प, सर्प को कौन खाता है? चील, ठीक। तो इस तरीके से ऐसे भी जो खाद्य श्रृंखला है वो आगे बढ़ती रहती है। और सारी जो ये जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं ये सब मिल करके, ये एक तरफ हो गई, दूसरी तरफ अदर जंगल की हो गई, फिर मैदानी स्थल की हो गई, तो ये सब मिल करके एक खाद्य का जो आहार जाल बनाते हैं ये, ठीक है, वेब बना देते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो उसी को आहार श्रृंखला ये कहते हैं, जाल कह देते हैं उसको, खाद्य जाल, ठीक है। अब देखिए, आहार श्रृंखला वही चीज़ यहाँ पर जो मैं अभी आपको बता रहा था कि इसको ये खाता है, उसको वो खाता है, एक दूसरे को। जैसे अब मनुष्य क्या है? मनुष्य सर्वाहारी है, ठीक है। वो वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है, मांस भी खाता है और इधर साग पात भी खाता है। तो इस तरीके से
ये सर्वाहारी उपभोक्ता कहलाता है। आहार श्रृंखला, ठीक, तो इसी तरीके से बताया गया है इसमें। जैविक संगठन का वर्गीकरण बताया गया है इसमें। देखिए जैविक संगठन कैसे है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, 3 होते हैं जैविक संगठन। अभी ऊपर जो हम देख रहे थे वो सब अजैविक में आते हैं। अभी जो है ये जैविक घटक की बात करिए। ऊपर सबसे पहले ही बताया था ना, जैविक अजैविक ऐसे ऐसे करके सारी चीज़ें बताई गई थी, तो उसी में अब देखिए जैविक संगठक के बारे में बताया गया है इसमें। मांसाहारी उपभोक्ता, ये देखिए जैसे ये साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का क्रम क्या दिखाया गया है इसमें। स्वपोषी ये हैं, स्वपोषी के बाद इनको छोटी मछलियाँ खाती हैं, छोटी मछलियों को ये बड़ी मछलियाँ खाती हैं, व्हेल वगैरह ये सब छोटी मछलियों को खा जाती हैं, ठीक। तो ये दिखाया गया है इसमें। देखिए इधर देखिए इसमें नेक्स्ट आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जो परीक्षा में जिससे पूछे भी जाते हैं सवाल, वो देख लीजिए आप। देखिए ऐसे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन वो बनाते हैं वो प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं, ठीक। हरे रंग के लवक क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश या पौधे जो है वो संश्लेषण करते हैं पौधे, याद रखिएगा आप। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो पादप प्लवक जिसको बोलते हैं, वो मुख्य प्राथमिक उत्पादक हैं, ठीक है, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं वो सब। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकांश मात्रा किसके लिए, कौन किसके द्वारा उत्पादित की जाती है, तो वो फाइटोप्लैंक्टन्स के द्वारा, ठीक। अपघटक तथा उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में संबंधित है कौन, चींटी। चींटी जो है अपघटक भी है और उपभोक्ता भी है, ठीक है। कोई देखिए कोई चीज़ छोटी सी या कोई चींटी जो दिखती है कहीं, अगर मच्छर मक्खी या कुछ ऐसा मरा हुआ है तो उसको भी वो उठा के ले जाएगी, खा जाएगी। और कोई चीज़ ऐसे आपने मीठा चीज़ कोई गिरा दिया तो उसको भी खा लेगी वो। तो वो उपभोक्ता भी है अपघटक भी है वो, ठीक है, दोनों में आती है। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों यानी हरे पौधों से प्राप्त करते हैं सीधे, ठीक है, तो वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे अब घास को खाने वाले ये हिरन हो गए, गाय हो गई, भैंस हो गई, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता हैं, ठीक है। या टिड्डा हो गया, ये प्राथमिक हो गया, ठीक। तो इस तरीके से समझिए जो फर्स्ट लेवल पे होता है वो सीधे ये स्वपोषी जो होते हैं उनसे भोजन अपने प्राप्त करता है ये, ठीक है। तो इसमें देखिए तितली, तितली के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। तितली के बारे में क्या बताया गया है, पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ये, ठीक है। तितली अगर कहीं दिखती है तो वो उसका काम है इस एक फूल से दूसरे फूल से तीसरे फूल ऐसे ऐसे करके, तो वो परागण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब वो नहीं रहेंगी तो परागण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एक दूसरे से सभी कनेक्टेड हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य के रूप में कार्य करते हैं ये, ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह, देखिए ऊर्जा का प्रवाह जो बताया था इसमें, तो उसको देख लीजिए आप कि कैसे इसका जो पिरामिड है वो कैसे बनता है या कैसे इसका प्रवाह होता है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के कारण ऊर्जा का ह्रास होता है, ठीक, याद रखिएगा। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है, सूर्य। ये पूछा गया है प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है ये, एक दो तीन बार पूछा गया है ये और कई कई परीक्षाओं में पूछा गया है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र धरती पर विद्यमान सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग है। जो जैवमंडल है वो क्या है, सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग है ये, ठीक। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो ऐसे बनता है, यानी कि यहाँ से शुरुआत होगा तो एक ही दिशा में चलेगी वो ऊर्जा, ठीक है। और 10% वाला नियम लागू होता है, यानी कि 90% का ह्रास हो जाता है, 10% ही ऊपर नेक्स्ट लेवल पर जाती है। जो अगला पोषण स्तर होगा उसी पर 10% ही जाएगी, फिर जो अगला लेवल होगा वो 10% का 90% ख़त्म हो करके फिर 10% ही जाएगी आगे। तो ये याद रखिएगा आप, ठीक। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में चलती है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ, फिर प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक, ये जो मैंने बताया वही है, द्वितीयक से तृतीयक की तरफ। हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा में ह्रास होता रहता है लगातार, ठीक है। तो इसी वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताया। देखिए नोट में स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती, तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा को स्वपोषी जो होते हैं जीव वो प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि आपने देखा कि पहले ही बता दिया मैंने कि एक दिशीय होता है, वो लौट के इधर नहीं आएगी, वो ऊपर ही जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है। अतः ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का लगभग 10% भाग ही शाकाहारियों द्वारा
स्वांगीकृत किया हो पाता है, मतलब ग्रहण किया जाता है या मिल पाता है। ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। ये बताया मैंने लिंडेमान द्वारा ये 10% वाला जो नियम है वो दिया गया था ये। ठीक है, शाकाहारी जंतुओं द्वारा उत्पादक की शुद्ध जो उत्पादकता है वो 10% ही आगे जा पाती है। ठीक है, संचित रह पाती है। मांसाहारी जंतु द्वारा इस शाकाहारी जंतु का भक्षण शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित होती है उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि जो सबसे टॉप उस पे होगा वो उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा का अपने शरीर में भार के रूप में रूपांतरण कर पाता है वो। ठीक है, खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर में वही 10% आगे करते 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 वो ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसमें। चलिए, इसमें पोषण स्तर के बारे में थोड़ा बताया गया है कि पोषण स्तर क्या क्या है। तो प्रथम द्वितीय, इसके 3 से 4 चरण पोषण स्तर बताए गए हैं। ठीक, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। ठीक है, तो जैसे बताया गया है प्रथम स्तर में आधार पोषण स्तर हो गया, जो स्वपोषित जीव या प्राथमिक उत्पादक कहते हैं उनको, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, फिर द्वितीयक हो गए, फिर उच्चतम पोषण स्तर जो सर्वाहारी होते हैं जैसे मनुष्य हो गया। ठीक है, तो ये हैं। अब घटक उपर्युक्त चारों पोषण स्तरों से आहार ग्रहण करते हैं। ये भी अगर ख़त्म होगा, मरेगा या जो भी होगा, तो यहाँ से भी वो उसको अपघटित करेगा और इधर भी। तो सभी स्तरों में वो सभी स्तरों से जो पोषण है वो ग्रहण करता है वो। ठीक, जीवभार पिरामिड क्या है? देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार का रेखचित्रीय निरूपण बताता है ये। ठीक, जैसे जीवभार पिरामिड क्या है? एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में होता है और जलीय, दोनों में होता है। जैसे यहाँ पे सीधा बनता है, ये याद रखिएगा, बहुत पूछा गया है ये। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसका जो पिरामिड बनता है वो कैसा बनता है? सदैव सीधा बनता है। ठीक है, और जलीय वाला जो है तालाब में जैसे इन्वर्टेड ये बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा तालाब में। ठीक, तो वो चीज़ें इसमें बताई गई हैं। जैव वानिकी एवं जैविक आवर्धन, तो ये बताया गया है इसमें बायोनोमिक्स के बारे में, ये सब बताया गया है, जैव वानिकी और जैविकी आवर्धन। बायोनोमिक्स क्या है? बायो और नॉमिक्स यानी कि जीवन और उसका नियम। ठीक है, या शाब्दिक अर्थ क्या कहेंगे? जीवन के नियम। ठीक है, वही है बायोनॉमिक्स। ठीक, पारिस्थितिकी का पर्याय है ये, मानव तंत्रों को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य के बल पर। ठीक, तो ये हो गया यहाँ तक। तो यहाँ तक इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। वीडियो में बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए, और एक दो बार वीडियो देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको, आपका कवरअप हो जाएगा बहुत जल्दी। एक दो दिन में मैं इसको और ख़त्म कर दूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।